बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा के चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन लाइट? लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है, ठीक है, जो दोनों प्रॉपर्टीज को शो कर रही होती है, लाइट एज ए वेव एंड लाइट एज ए पार्टिकल्स। यानी कि जो लाइट की नेचर है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है और इसके साथ साथ आप अगर देखें तो जो सूरज से आने वाली रोशनी है और उसके साथ साथ जो हीट आ रही होती है, उस वजह से अर्थ भी हीट अप रहती है लाइट की वजह से। लाइट इन्हीं एनर्जी पैकेट्स की सूरत में होती है और उन एनर्जी पैकेट्स को हम फोटॉन्स का नाम देते हैं। यानी कि लाइट बेसिकली क्या है? पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स हैं। तो हर वेव जो है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो इस वजह से जो लाइट होगी, लाइट रेज हैं, लाइट वेव है, उसकी भी अपनी एक अलग वेव और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी। जो ह्यूमन आई है वो हर वेवलेंथ को डिफरेंट कलर की सूरत में देखती है। आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट को जब हम डिस्पर्स करते हैं तो प्रिज्म की मदद से, तो वो क्या कर जाती है? 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। यानी कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स मौजूद होते हैं और वो हमें 7 के 7 कलर्स डिफरेंट वेवलेंथ्स की फॉर्म में हमें नजर आ रहे होते हैं। तो जो रेनबो होती है वो एंटायर स्पेक्ट्रम है इस विजिबल लाइट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द ईथर एग्जिस्ट एज प्रपोज्ड बाय हागन फॉर वेव थ्योरी? तो इसका आंसर है नो, ईथर डज नॉट एग्जिस्ट विच वाज प्रपोज्ड बाय हागन वेव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशन द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर फॉर्म्ड? किस कंडीशन के तहत जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? अगर पॉइंट सोर्स एक आइसोट्रोपिक मीडियम हो, सेंडिंग आउट वेव्स इन 3 डायमेंशंस, जो वेव को क्या कर रहा है? 3 डायमेंशंस में सेंड कर रहा है, तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट्स होगा वो स्फीयर होंगे, स्फीयर सेंटर ऑन द सोर्स। यानी कि जो सोर्स होगा, अगर सोर्स यहां पर है तो इससे ऐसे करके ये सेंटर, उस सोर्स को सेंटर मानते हुए ये स्फीयर्स की फॉर्म में वहां से वेव्स जनरेट होंगी। यहां पर डायग्राम नहीं बनाई, वो आप देख लीजिएगा, डायग्राम यहां पर रह गई है। तो डायग्राम जो है वो वेव फ्रंट्स की जो आपकी बुक में है वहां से बना लेनी है, जो स्फेरिकल वेव फॉर्म की है। अब इस वेव फ्रंट को हम क्या नाम देते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम देते हैं। यानी कि एक सोर्स मौजूद है और वहां से जो वेव जनरेट हो रही हैं वो 3 डायमेंशंस में जनरेट हो रही हैं। तो इस तरह वो सोर्स को सेंटर मानते हुए उसके गिर्द स्फीयर्स की फॉर्म में वो वेव्स जनरेट हो जाती हैं। तो उसकी मदद से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको स्फेरिकल वेव्स कहते हैं और उनको जो वेव फ्रंट होता है उनको स्फेरिकल वेव फ्रंट भी कहते हैं। अब इसमें एक टर्म यूज की गई थी, आइसोट्रोपिक मीडियम। तो आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है? आइसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो तमाम सेम होती हैं। यानी कि आइसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम होगा और बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी तमाम की तमाम हर डायरेक्शन में सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द हाइगन्स प्रिंसिपल? हाइगन प्रिंसिपल क्या है? जो इससे पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बननी है वो ये वाली है, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वाली है, ये वाली डायग्राम आपने वहां पर बनानी है। तो यहां पर अब है कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? तो हाइगन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट may be considered as a source of secondary waves। के हमारे पास जो हर पॉइंट आएगा वेव फ्रंट का, उसको हम सेकेंडरी सोर्स के तौर पर ले सकते हैं, उसको हम सोर्स के तौर पर ले सकते हैं, सेकेंडरी वेव के सोर्स के तौर पर। जैसे इससे जो वेव्स जनरेट हुई हैं तो ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बने हैं
तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम सोर्स कंसिडर करें तो यहाँ से फिर ये स्फेरिकल वेव्स जनरेट हो रही हैं, इनको हम सेकेंडरी वेव्स का नाम देंगे। और इस प्लेन वेव फ्रंट में अगर आप देखें तो यहाँ से जो वेव्स जनरेट हुई थी, अगर इन पॉइंट्स को हम सेकेंडरी सोर्स कंसिडर कर लें तो यहाँ से ये सेकेंडरी वेव्स जनरेट हो रही हैं। Huygens principle enables us to find the shape and position of new wavefront at any instant. Huygens principle की मदद से हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि ये हमें शेप और पोजीशन बताती है न्यू वेव फ्रंट की। जैसे यहाँ से जो वेव्स जनरेट हुई तो उनका जो वेव फ्रंट था वहां से हमने लाइन ज्वाइन की तो ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट आया, जो इसकी मदद से प्राइमरी सोर्स था और यहाँ से जो स्फेरिकल वेव जनरेट हुई तो उसको हमने इन वेव फ्रंट्स को जब ज्वाइन किया तो ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आए। तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि हाइगन प्रिंसिपल की मदद से ये भी हमें मालूम हो जाता है कि जो वेव फ्रंट्स होंगे, जो वेव्स हैं, उनकी शेप और पोजीशन क्या होगी अगर हमें प्रीवियस पोजीशन पता हो उनकी और प्रीवियस शेप मालूम हो तब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए क्या कंडीशंस जरूरी हैं? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है कि जो सोर्स है वो जस्ट 1 कलर की लाइट इमिट करेगा, यानी कि लाइट जो है वो 2 कलर्स की नहीं होनी चाहिए, सिंगल कलर की हो। दूसरा, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कंडीशन है हमारे पास, सोर्स शुड बी कोहेरेंट। सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि वो जो लाइट इमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। हम बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं और 2 कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, तो उन 2 कोहेरेंट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फेज सेम हो और इसी तरह जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स है। थर्ड पॉइंट है, सोर्स मस्ट बी स्मॉल एनफ दैट इट कैन बी कंसिडर्ड अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसको हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर कंसिडर कर सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन सोप बबल। कलर्ड फ्रिंजेस कैसे बनाई जा सकती हैं सोप बबल पे? तो बेसिकली जो सोप बबल होता है उसमें इंटरफेरेंस के प्रोसेस की वजह से जो हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। कलर सीन इन ए सोप बबल अराइज फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द फ्रंट एंड बैक सरफेस ऑफ द थिन सोप फिल्म। ये हमारे पास जो सोप होता है, सोप बबल है, इसकी एक फ्रंट फिल्म होती है और एक बैक फिल्म है, ठीक है, या एक फ्रंट सरफेस है और एक बैक सरफेस है। तो इसकी जो थिन सरफेस है उसको हम अगर सोप फिल्म कहें तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एक लाइट बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है और एक फ्रंट से, तो वो क्या कर रही है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना आकर होता है। डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द फिल्म डिफरेंट कलर्स इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली। तो अब इस जो सोप बबल होता है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करते हुए, उसके फिल्म की थिकनेस पे डिपेंड करते हुए हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होती हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना वकूअ पजीर हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी फिनोमेना आर देयर इन द फेवर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के फेवर में कितने फिनोमेनाज हैं? तो उनमें सबसे पहले जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये वो फिनोमेना हैं जिनको जो सपोर्ट करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट को। वेव थ्योरी ऑफ लाइट को हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस के जो फिनोमेनाज हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, what is the cause of changing the position of bright and dark fringes in interference by thin film। cause क्या है changing the position of bright and dark fringes का? यानी कि जो पोजीशन चेंज हो जाती है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की इंटरफेरेंस
में थिन फिल्म की वजह से। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एट ए पॉइंट वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस आर टू बी फॉर्म्ड बट डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ओवर देयर, it is due to an extra path difference of the ray which is reflected from denser medium to rare medium। इसको अगर आप बुक पर डायग्राम देखें तो डायग्राम की मदद से भी आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जहां पर ब्राइट फ्रिंज अपीयर होनी होती है वहां पर डार्क फ्रिंज अपीयर हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता है उन रेज के दरमियान जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। तो इस वजह से हमारे पास जो जहां पर ब्राइट फ्रिंज बननी होती है वहां पर डार्क फ्रिंज बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन? इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? तो इंटरफेरेंस जो है हमारे पास वो अलग चीज है और डायफ्रैक्शन अलग चीज है। इंटरफेरेंस, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। फिनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट अलोंग ऑब्स्टेकल्स, ये जो लाइट थी वो बेंड कर गई ऑब्स्टेकल्स के अक्रॉस, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहेंगे। Whereas interference is the phenomena where waves meet each other either constructively or destructively। और इंटरफेरेंस क्या प्रोसेस है? इंटरफेरेंस वो प्रोसेस है जिसमें एक वेव इस सोर्स से आ रही थी और दूसरी वेव इस सोर्स से आ रही थी और वो आपस में एक दूसरे पर आकर मिलती हैं। या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इस प्रोसेस इन 1, 2, 3 पॉइंट पर क्या हो रहा था? डायफ्रैक्शन का प्रोसेस। और आगे जहां पर ये वेव्स आपको ज्वाइन होती नजर आ रही है एक दूसरे के ऊपर, यहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेनोमेना हो रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या है? डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ लाइट प्रोपेगेशन फ्रॉम डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। डिफ्रैक्शन किस वजह से होता है? Light propagation from a distinct part of the same wavefront, while the interference is the result of the interaction of light coming from two separate wavefronts। इसमें हमारे पास सिंगल वेव सेम वेव फ्रंट होता है और जो हमारे पास ऑब्स्टेकल है वो सिंगल है, जबकि यहाँ पर हमारे पास सोर्स दो होते हैं। वो दो सोर्स से जो लाइट आ रही होती है कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो आपस में इंटरफेयर करती है, तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। Next है question number 10, how diffraction pattern is obtained on the screen by using principle of superposition। diffraction pattern हमें कैसे दिखाई देता है? principle of superposition के process से। तो when monochromatic light is passed from two slits, then these two slits acts as two coherent sources। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करती है दो स्लिट्स से, तो वो दो स्लिट से गुजरने के बाद क्या काम कर रही है? वो दो कोहेरेंट सोर्सेस के तौर पर वो लाइट काम कर रही है, जिनकी कोहेरेंट सोर्स से मुराद वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ये सेम है। कलर और वेवलेंथ भी कलर की वजह से, कलर जो होता है वेवलेंथ की वजह से होता है, तो कलर भी दोनों का सेम होगा। व्हेन वेव्स फ्रॉम दीज स्लिट्स सुपरइम्पोज्ड विद ईच अदर, देन इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। तो जब ये इंटरफेयर करती हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो उस सूरत में हमारे पास स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर हो जाती हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन स्पेस, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मिलती हैं, तो उनके मिलने से जो रिजल्टेंट वेव आती है वो उनका अलजेब्रिक सम होता है। यानी कि अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ के ऊपर आ जाए तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, और अगर इसका अपोजिट हो जाए, यानी कि क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ जाए, तो तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, Why diffraction of X-rays is possible only by a crystal। जो diffraction है X-rays की, वो पॉसिबल होती है क्रिस्टल की वजह से सिर्फ। उसकी रीजन क्या है? तो diffraction of X-rays is possible, ये ऑफ आएगा, diffraction of X-rays is possible on by a
only by a crystal because for diffraction of X-rays the size of slits should be very small. जो डिफ्रैक्शन होती है एक्स रेज से उसके लिए जो स्लिट्स का साइज है वो बहुत कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तब पॉसिबल है जब हम क्रिस्टल प्लेन यूज करें। तो इस वजह से जो डिफ्रैक्शन होती है एक्स रेज की वो सिर्फ क्रिस्टल की वजह से पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर पोलराइड एंड पोलराइजर। पोलराइड क्या है और पोलराइजर क्या है। पोलराइड क्या होता है? पोलराइड एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है containing embedded crystals and used to produce the plain polarized light। यूं समझ लें कि ये पोलराइज्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या जैसे हमारे पास एक मटेरियल कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, हमारे पास मेटल्स हैं, तो ये इसी तरह का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको इस्तेमाल किया जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। अब पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर इज एन ऑप्टिकल फिल्टर which filter the light waves in order to generate plain polarized light coming from the source। के जो पोलराइजर है वो एक ऑप्टिकल फिल्टर है जो लाइट को फिल्टर करता है, लाइट वेव्स को फिल्टर करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो सोर्स से आ रही होती है उसको पोलराइज करने के लिए। यानी कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको पोलराइज करने के लिए पोलराइजर यूज किया जाता है, और पोलराइजर एक ऑप्टिकल फिल्टर होता है जो लाइट को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ कैन पोलराइज्ड लाइट बी डिटेक्टेड। पोलराइज्ड लाइट को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो चेक करने के लिए कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं, हम लाइट को पोलराइज्ड शीट से पास करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं उसकी इंटेंसिटी दूसरी साइड पे, शीट की दूसरी साइड पे। एक साइड पे हम क्या करते हैं, पोलराइज्ड लाइट उस शीट पे डालते हैं और शीट की दूसरी साइड पे हम उस लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं। बाय रोटेटिंग द शीट, जब उस शीट को हम रोटेट करते हैं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बिकम डिमर एंड फाइनली डिसअपीयर, देन इट मींस द लाइट इज पोलराइज्ड। क्या हुआ कि रोटेट करें शीट को, तो अगर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिमर होते होते फाइनली डिसअपीयर हो जाए तो उसका मतलब यह है कि लाइट पोलराइज्ड है। एंड इफ देयर इज नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन लाइट इज अनपोलराइज्ड। और अगर हमारे पास जो लाइट है उस जो पोलराइज्ड लाइट है उसमें कोई चेंज नहीं आता इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, तो जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड होगी। जो पोलराइजेशन वाला प्रोसेस है ना, बेसिकली उसके साथ जो डायग्राम बनी हुई है वो आप यहां पर बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। विजिबल लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करती है। विजिबल लाइट बेसिकली क्या है, व्हाइट लाइट है। अब जो व्हाइट लाइट है, आपको पता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मजमू होता है, मिक्सचर होता है 7 कलर्स का। अब 7 कलर से मुराद ये है कि उसमें 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स मौजूद हैं। ठीक है, हर कलर की अपनी एक अलग वेवलेंथ है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स मौजूद हैं। अब जब वो कलेक्टिवली ओवरलैप करती हैं तो हमारे पास कोई क्लियर फ्रिंज पैटर्न नहीं आता। उसकी रीजन क्या है कि इंटरफेरेंस के लिए तो हमारे पास जो वेवलेंथ चाहिए वो सेम होनी चाहिए सोर्सेस की। अब यहां पर व्हाइट लाइट थी, 7 वेवलेंथ्स आ गई, तो इंटरफेरेंस हो भी तो वेवलेंथ सेम नहीं है, इस वजह से कोई क्लियर पैटर्न हमें दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 15, in the Young's double slit experiment, one of the slits is covered with blue filter and other with red filter. What would be the pattern of light intensity on the screen? Young double slit experiment में one of the slits is covered with blue filter. एक स्लिट को ब्लू फिल्टर से कवर कर दिया गया है और दूसरी स्लिट को रेड फिल्टर से कवर कर दिया गया है। तो पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन क्या होगा? तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहां पर भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए।
ये मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स होता क्या है ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे जस्ट इतना बताऊंगा कि जो वेवलेंथ होती है उन दो सोर्सेज की वो सेम होनी चाहिए। तो अब जब हम एक को ब्लू फिल्टर लगा देते हैं, दूसरे को रेड फिल्टर लगा देते हैं, तो कलर हमने चेंज कर लिए। और कलर किस चीज पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। यानी कि कलर चेंज हुआ तो लाइट की वेवलेंथ चेंज हो गई। जब वेवलेंथ चेंज हो गई तो वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं रहे। अब वो आपस में इंटरफेयर करें भी तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। इंटरफेरेंस टेक प्लेस ही नहीं होगी डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से। तो इस वजह से जो दो कलर्स का मिक्सचर है वो हमें we get a mixture of two colors on the screen with almost constant intensity, यानी कि उन दो कलर्स का मिक्सचर हमें जस्ट नजर आएगा स्क्रीन पे, कोई ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें नजर नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट whether the fringe width for bright and dark fringes in Young's interference is always constant। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो होती हैं Young's interference में, उनकी फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो यस, ऐसा ही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ होती है दोनों ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए वो हमेशा सेम रहती है। इसका मतलब क्या है? जो विड्थ है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या यंग्स इंटरफेरेंस में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो वेव्स जनरेट हुई तो वो इंटरफेयर करती हैं। इंटरफेयर करने के बाद स्क्रीन पर हमारे पास ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की सूरत में पैटर्न नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंटेनिंग 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फाइंड करनी है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कितनी गिवन है? n इक्वल टू 2000 लाइंस। ग्रेटिंग एलिमेंट हम फाइंड करते होते हैं लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। अब जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर था, यानी कि 1 सेंटीमीटर, L 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कितनी थी? 2000। तो ये 0.0005 सेंटीमीटर आ जाता है। यानी कि डायफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग एलिमेंट है या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद कोई भी सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।